बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, हरी सिंह साहब, सभी सम्मान्य मंच पर उपस्थित स्काई हाई सोसाइटी के पदाधिकारीगण, जितेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, संदीप भाई, राजू भाई, दक्षा बहन, नम्रता बहन, चौहान सर, विजय टावर मंत्री, दिलीप शाह साहब, राम भाई, शैलेश भाई, अशोक भाई, केतन भाई भट्ट, निखिल भाई त्रिवेदी, अपना सीनियर सिटीजन्स अशोक भाई शाह, गिरीश भाई, हरीश भाई, इंद्रवर्धन भाई, अशोक सांगवी साहब, नरेश भाटिया जी, हमारा बीजेपी का पदाधिकारी वार्ड अध्यक्ष जिग्नेश भाई परमार, सुरेश मापारी साहब, नरेंद्र राठौर, मेरे साथ आए विनोद शैलाज जी, सुनील कोहली जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन, माताओं, बहनों और युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय जिलेंद्र, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड़ी पाड़वा का पर्व कल सुबह मनाने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष एक प्रकार से समृद्धि का प्रतीक के रूप में हमेशा पड़ा। हिंदू नववर्ष एक संदेश देता है कि आगे आने वाले दिन बढ़िया होंगे, नया शुरुआत होगी, नए स्वरूप में, नए रूप में देश प्रगति करेगा, हमारा परिवार प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा, और बड़े उल्लास के साथ पूरे देश में इस समय त्योहार ही त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा है, उसके बाद तमिल का नया वर्ष होगा, तमिलनाडु में मनाया जाएगा, रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी, अम्बेडकर जयंती आएगी। एक त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। त्योहार हर साल आते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि जब तक हिंदू धर्म नहीं संभालेंगे तो त्योहार क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और सब ने जिस प्रकार से पूरे देश में प्रभु श्री राम की जो आस्था 140 करोड़ देशवासियों में थी, जो प्रभु श्री राम की पीड़ा हम सबको परेशान करती थी, 500 साल की लड़ाई में प्रभु श्री राम अपने घर लौटे, अयोध्या लौटे, और टेंट से निकल के एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात हर भारतवासी को दी, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देशवासियों की आस्था, अस्मिता, गौरव, धर्म को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया, लोगों का विश्वास बना कि भारत में धर्म सुरक्षित है, भारत में आगे आने वाले समय में कोई भी सनातन धर्म पे उंगली उठाए या कोई भी हमारे किसी भी संप्रदाय से हमारे ऊपर वार करे, तो इस देश में इतनी ताकत है कि हम कभी फिर गुलामी की मानसिकता में। और कल का गुड़ी पाड़वा, आगे आने वाले 17 तारीख को रामनवमी तो बड़ी विशेष है। ये पहले त्योहार आएंगे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, और मैं समझता हूँ पूरा देश इसको बड़ी धूमधाम से मनाएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ चुनाव का भी त्योहार
शुरू होने जा रहे हैं 19 अप्रैल। अलग अलग चरणों में चुनाव भी देश में होने, और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये देश के भाग्य तय करने वाला चुनाव है। देश का भाग्य विधाता के रूप में ये चुनाव को हम सबको देखना। माननीय योगेश जी ने अभी अभी कई सारे बातें बताई, किस प्रकार से गत 10 वर्षों में मोदी जी ने अलग अलग योजनाओं से गरीबों का कल्याण किया, देश में गुड गवर्नेंस सुशासन का काम किया। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का काम किया। जो रोजमर्रा की जरूरतें होती है हमारे गरीब भाई बहनों की, निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों की, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, हर एक चीज में जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी, एक तरफ देश की अस्मिता और आस्था को प्रबल रखा, इसको संभाल के रखा, दूसरी तरफ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया। आखिर जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी वो कभी गरीब कल्याण भी नहीं कर पाएगा और देश के लोगों का जीवन भी उज्जवल नहीं पाएगा। आप कल्पना करिए, आज 11 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, साथ ही साथ राज्य सरकारें, साथ ही साथ निजी निवेश, प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, फैक्ट्री लगाने में, इंडस्ट्री में। लगभग 25 लाख करोड़ इस वर्ष का अनुमानित है, सिर्फ निवेश होगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे बैठे हुए सब भाई बहन बड़े समझदार हैं, व्यापारी हैं, उद्योग चलाते हैं, उद्योजक हैं। हम भली बात ही जानते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर या फैक्ट्री लगाने में निवेश होता है तो लगभग 1/3 पैसा सीधा लेबर में, मैन पावर में, लोगों की जेब में जाता है। तो 8 लाख करोड़ तो सीधा लोगों की जेब में जाएगा, रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों को काम करने के लिए अवसर मिलेगा। बाकी जो 16-17 लाख करोड़ है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सीमेंट में, स्टील में, फर्नीचर में, साउंड सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल्स में, एयर कंडीशनर लगेंगे, दुनिया भर की सैनिटरी वेयर हो, कारपेट्स हो, दुनिया भर की इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है। अब ये सब इंडस्ट्री में फिर डिमांड बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ते ही उद्योग के लिए डिमांड आएगी, जब डिमांड होगी तो उद्योग लगाएंगे लोग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। और मोदी जी ने तो कहा है अभी वोकल फॉर लोकल, भारत में बनी हुई चीज़ों को हमने सबने इस्तेमाल। तो एक प्रकार से एक चक्कर अर्थव्यवस्था का और बल देने वाला, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक चक्कर शुरू होगा। जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं 1 रुपया जब निवेश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसका सीधा 3 गुना लाभ इकोनॉमी को मिलता है, 3 गुना। और प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बातें जानते हैं कि जब तक देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक हमारे युवा युवतियों के अच्छा अवसर नहीं मिले, जब तक हम युवा युवतियों को शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट नहीं, जब तक हम नारी शक्ति को और बल नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको भी मौके नहीं देंगे काम में आने के लिए, वर्क फोर्स में आने, तब तक ये देश विकसित देश, प्रोग्रेसिव डेवलप कंट्री नहीं। और मोदी जी ने कभी जो निवेश करते हैं या जो देश में संपत्ति बनाते हैं उनका अनादर नहीं किया, उनको हर वक्त सम्मान से। आप लोग की वजह से टैक्स कलेक्शन होता है,
वो टैक्स की वजह से देश का विकास होता है, टैक्स की वजह से गरीबों का कल्याण होता है। आप लोग मेहनत करते हैं, इससे नौकरियां पैदा होती हैं। आप लोग सब सुख सुविधाएं लोगों को पहुंचे, उसके लिए दिन रात काम करते हैं। आखिर कोविड में हमारे व्यापारी, खुदरा व्यापारी विशेषकर अगर काम नहीं करते तो कल्पना करिए देश की क्या हालत है। 350 250 करोड़ कोविड के वैक्सीन तो लगे, लेकिन या सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में पहुंचाया, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं के साथ व्यापारी ने देश के कोने कोने तक जनता की सेवा की, जनता की रोजमर्रा की जरूरतें पहुंचाई। लोगों ने दिन रात काम करके देश की अर्थव्यवस्था को चालू रखा और इसीलिए आज कोविड खत्म हुए 2-2.5 साल ही हुए, और 2 साल के अंदर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 साल पहले हमको बोला जाता था कि ये तो 5 जो सबसे कमजोर दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें से एक है। 5 कमजोर में एक और 11वें रैंक पे थे, और 10 साल में आज हम 5वें रैंक पे। और मोदी जी को गारंटी है अगले टर्म में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और मित्रों, मोदी जी ने जो अगले 25 वर्ष का अमृत काल का जो रोडमैप बना, जिस प्रकार से एक एक विषय में गहरी तरीके से, गंभीरता से, बहुत गहराई में जाकर उन्होंने प्लान किया है कैसे देश को एक विश्व शक्ति बनाएंगे, कैसे एक आधुनिक और विकसित देश बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे आने वाले दिनों में हम 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत में भी 10 टाइम्स देश से गरीबी पूरी तरीके से निपट जाएगी, खत्म हो जाएगी। हर गरीब मध्यम वर्ग में आएगा, हर मध्यम वर्ग और आगे जाने के सपना है। हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर हैं। हमारे युवा युवती स्टार्टअप करेंगे, जॉब्स दूसरों को देने का काम है। रोजगार के लिए सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, वो जॉब क्रिएटर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, उद्योग लगाएंगे। देश में अवसर ही अवसर, मौके मिलेंगे बहुत सारे। और साथ ही साथ हमारी नारी शक्ति के लिए, आखिर वो दिन ज़्यादा पुराने नहीं, गांव में टॉयलेट नहीं था किसी का, दूर जाके खेत में जाओ, किसी के पास नल से जल नहीं मिलता, रोटी चूल्हे पे बनानी पड़ती, ढेर सारी स्वास्थ्य की समस्याएं थी। मोदी जी ने एक एक करके माता बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक एक विषय को देखते हुए काम किया। आगे आने वाले दिनों में भी 5 साल में उनके बहुत प्लान्स हैं। अभी बिल गेट्स को इंटरव्यू में बता रहे थे कि अगले 5 साल उनका फोकस रहेगा हमारी बेटियों को सर्विकल कैंसर से कैसे बचाएं। जो सोच सकता है कि प्रधानमंत्री बैठ के अभी बेटियों की सर्विकल कैंसर की क्यों चिंता है, तो ये उनका संवेदनशील चरित्र है, व्यक्तित्व। खुद एक गरीब परिवार में जन्मे बड़े हुए उन्होंने ये सब तकलीफें सहन की। उनको समझ में आता है व्यापारी का दर्द, जब वो अपने पिताजी की चाय की दुकान से टिकने लेके ट्रेन में सब यात्रियों को बेचते थे। उनको ध्यान में यात्री की तकलीफ है, उनको ध्यान में नदी में जाके नहाना या पानी लाना कितना मुश्किल, शौचालय करने खेत में जाना कितना बहनों के लिए मुश्किल। और मित्रों, अब जो मोदी जी ने पीड़ा उठाया, अमृत काल में देश के विश्व शक्ति बनाया, विकसित देश बनाया, ये चुनाव उसकी शुरुआत है। 10 वर्ष में उन्होंने एक नींव रखी है, फाउंडेशन बनाया। अब उस फाउंडेशन पे बड़ी इमारत खड़ी कर, विकसित भारत की इमारत। और ये इमारत खड़ी करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। कई लोग कह रहे हैं लगभग अब देश में अनुमान हो गया 400 से ज़्यादा सीट एनडीए की आएगी। मोदी जी के समर्थन में 400 से ज़्यादा एमपी खड़े।
लेकिन 400 से ज़्यादा एमपी कैसे जीते? क्या हर एक एमपी 5-5, 6-6 लाख वोट से जीता या छोटे मार्जिन से जीता? ये भी आज मायने रखता है, क्योंकि दुनिया देख रही है भारत की स्थिति क्या है। दुनिया पहचान रही है कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। दुनिया देख रही है विश्वसनीयता और लोकप्रियता मोदी जी की। तो अगर ये चुनाव में कोई हल्का फुल्का रिजल्ट आ गया, जैसे योगेश भाई ने कहा कि इच्छा हुई कि चलो पालिताना के आ जाते हैं, या इच्छा हो गई कि कच्छ में अपने परिवारजनों को मिलकर आ सकते हैं, तो आप परिवारजनों को तो मिलकर आ जाओ, देव के दर्शन कर दो, लेकिन आपके भाई के साथ विश्वास करें। मोदी परिवार का कोई सदस्य अपने भाई नरेंद्र भाई के साथ नुकसान या उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। ये मेरा पूरा विश्वास है कि सभी रहेगा। और इसलिए 20 मई को हम सब के साथ आलस ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, और एक ऐसी विजय मोदी जी को दे। मैं तो निमित्त हूँ, मोदी जी ने मुझे यहाँ भेजा है, इससे मैं यहाँ आया। मेरे राज्यसभा के 4.5 साल पड़े थे, 4.5 साल नहीं भी लड़ता तो मैं सांसद हूँ, लीडर ऑफ द हाउस, नेता सदस्य। लेकिन मोदी जी की इच्छा थी कि हम सब पे जाए, लोगों के बीच में जाए, लोगों के दुख सुख में शामिल हो, उनका समझे था। थोड़ा बहुत राज्यसभा में हम नॉमिनेट हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उनकी इच्छा थी हम सब आपके बीच में, आपके दुख सुख में शामिल, आपके फीडबैक से सरकार और अच्छी चले, आपके जो सुझाव है वो मोदी जी तक पहुँचे, और इस क्षेत्र का ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसा विकास हो कि हम एक पूरे देश में मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मॉडल क्षेत्र के रूप में उभर। और मैंने तय किया कि अब उत्तर मुंबई उत्तम मुंबई, मैं तो हैरान हूं, इतने प्रबुद्ध लोग यहाँ रहते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो, किसको तकलीफ हो तो कितने दिन जाना पड़ता है, 2 घंटे दूर जाना पड़ता है, वही तो गोल्डन आवर है। मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स नहीं है। जाया जाता है कि एमसीए का क्रिकेट ग्राउंड है या गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, हमारे क्षेत्र में कोई विशेष बड़ा स्टेडियम, बड़ा कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं। आज भी मैंग्रोव्स के ऊपर रोज झोपड़पट्टी बन रही है, कोई रोक नहीं है। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको अब उसकी जगह वहीं पे एक अच्छा घर मिले, पक्का घर मिले, अच्छी आपकी तरह बिल्डिंग बन जाए, उनके बच्चों का भी अधिकार है अच्छी चीज। जब हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र के उन्नत भविष्य के लिए काम करेंगे, तो मेरा मानना है कि योगेश भाई जैसे मेरे सहयोगी, गोपाल जी जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनके साथ मैंने 40 साल से काम किया है, छोटे कार्यकर्ता से हम सब शुरू हुए थे, अतुल जी, हमारे जितने हैं कि एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, सबका मेरा बचपन का सफर। मैं साइन में काम करता था, ये गांधीनगर में चारकोप में करते थे, अतुल भट्टर मुंबई का काम करते थे। हम सब ने बचपन से काम किया, और हम सब मिलकर इस क्षेत्र को केंद्र सरकार के, राज्य सरकार लगे, कॉर्पोरेशन लगे, सबका जोर लगा इस क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाए कि पूरी दुनिया का ईर्ष्या का केंद्र हमारा क्षेत्र। ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट याद है आपको? क्या था ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट? टीवी था ना ओनिडा का? हाँ। क्या था उसका एडवर्टाइजमेंट? वो गोस्ट वाला। क्या बोलता था? ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी। तो हमको, उत्तर मुंबई को, हम सबका गौरव और दूसरों की ईर्ष्या बनाना, और आपका दिया हुआ हर वोट 20 मई को सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में जाए, सीधा उनको आशीर्वाद, उनकी ताकत बढ़ाए, उनको हौसला देगा, उनको बल बढ़ाए, उनको विश्वास होगा कि मेरे देशवासी, मेरे भाई बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, ये सब मेरे साथ हैं,
सब कंधे से कंधा मेरे साथ लग के इस देश के निर्माण के काम में जी जान लगाने के कर्तव्य भावना से काम करने के लिए, और जैसा मोदी भाई ने कहा, ये जिम्मेदारी है हम सबकी, ये सिर्फ मात्र अधिकार नहीं। आप 100% वोट करें 20 मई को। एक विकसित भारत बनाने के लिए ये वोट है। एक विकसित भारत के साथ एक समृद्ध भारत बनाने का है। आप सब इसमें इस यज्ञ में शामिल हो, इस यज्ञ में आप भी आहुति दें। आप सबके जीवन में कल के नव वर्ष के बाद खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और आगे आने वाले रामनवमी पे 17 तारीख पूरा क्षेत्र में उल्लास होना चाहिए। पूरे क्षेत्र में प्रभु श्री राम का गुणगान होना चाहिए। हमने प्रभु श्री राम का पहली रामनवमी उनके घर लौटने के बाद 500 साल के वनवास के बाद वो उनके मंदिर में पहुंचे, उनके घर पे उनके जन्म स्थल पर। ये रामनवमी स्पेशल है और इस रामनवमी को हमारी माता बहनें हम सब बड़ी धूमधाम से मनाएं, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। 20 तारीख को कोई चूक ना हो जाए। 100% वोटिंग। पिछली बार बालाघाट में 52% हुई, सिर्फ 52%। 52 में 70% मोदी जी को हुए। इस बार ये 52 बढ़ के 80 हो और 100% वोट आपका मोदी जी को जाए और उन्हें पता चले कि क्या ताकत है मुंबई की, क्या ताकत है। आप सब यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत।